हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फायर अकेडमी। तो आज अपने सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा बेसिकली सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा कि सरफेस केमिस्ट्री में सर हम पढ़ेंगे क्या। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं दैट आर रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ ए मैटर या सब्सटेंस। सपोज आपके पास में जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक कैटलिस्ट है। तो इस कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन होता है। तो हमें इस एडजॉर्प्शन के जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी इस एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो आपके पास में बेसिकली एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जो कि सरफेस रिलेटेड प्रोसेस होता है बेटा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, जैसे ये देख लीजिए कैटलिस्ट की सरफेस पर मेरे पास में ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पर कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये तो हो गया बेटा कैटलिस्ट, और इसकी सरफेस पर आ गए मेरे पास में गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज एडजॉर्प्शन। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन, सबसे पहले लिखें एडजॉर्प्शन क्या है। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption। कहने का मतलब है कि सरफेस पर जो एक्यूमुलेशन होता है, सरफेस पर जो एक्यूमुलेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जबकि इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके बल्क के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बल्क ऑफ सॉलिड। बल्क ऑफ सॉलिड का मतलब होता है बेटा, बल्क ऑफ सॉलिड का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, जो कि अंदर का पार्ट होता है। तो हमारे पास में ये जो है सरफेस फिनोमिना हो गया इसका मतलब। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस रैदर देन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म एज एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, द मॉलिकुलर स्पीशीज और सब्सटेंस, इसमें हमारे पास में मॉलिकुलर स्पीशीज जो कि एडजॉर्ब हो रहे होते हैं या एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं एट द सरफेस इस टर्म्स एज एडजॉर्बेट। इन्हें बोला जाता है बच्चों एडजॉर्बेट, ठीक है ना, एडजॉर्बेट, ठीक है ना, जिसमें एट आता है, ठीक है ना। और एक जिसमें जब मटेरियल जिसकी सरफेस के ऊपर, जैसे कि कैटलिस्ट है, जैसे कि कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या हो रहा होता है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा होता है। वो खुद एडजॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो कर रहा होता है एडजॉर्प्शन। तो ये जो कर रहा होता है एडजॉर्प्शन उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। एडजॉर्बेंट मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बेंड कर रहे हैं, मतलब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एडजॉर्बेट वो क्या हो रहे हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो इसलिए कहलाते हैं एडजॉर्बेट। तो हमारे पास में जो गैस मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज़ जो हैं जो एडजॉर्ब हो रही है उन्हें बोला गया एडजॉर्बेट। और जो गैस स्पीशीज़ आपके पास में एडजॉर्प्शन जो सब्सटेंस एडजॉर्प्शन करता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। में ये भी आ रहा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा या कि क्यों हो रहा होता है हमारे पास में एडजॉर्प्शन। जैसा कि ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे अंदर की तरफ एक पार्टिकल दिख रहा होगा जिसके ऊपर चारों दिशाओं में इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अंदर जो बल्क वाला जो पार्टिकल होता है उसमें चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिससे उसको बोलते हैं अपने बैलेंस्ड फोर्स। और अगर आप इस डायग्राम में सरफेस के ऊपर देखेंगे तो सरफेस का जो पार्टिकल होगा उस पर नेट जो फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। यानी कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। ड्यू टू दीज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देखिए डेफिनेशन, ड्यू टू अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स जो बेंड करते हैं ऑन द सरफेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेट पार्टिकल ऑन इट सरफेस, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारे पास में एडजॉर्प्शन होता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन एक डिफरेंट टर्म है हमारे पास में। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया है पार्टिकल, यानी कि किसी सब्सटेंस के बल्क में पहुंच चुका है पार्टिकल। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अभी अपने डिफरेंस देखने चाह रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एडजॉर्प्शन का मतलब है सरफेस फिनोमेना बेटा। जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पर कंसंट्रेट हो रहे हैं, और जो कि एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका बल्क फिनोमेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे आपके पास में पेनिट्रेट कर रहे होंगे अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड दैट इज एडजॉर्प्शन। ओके, द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड
द सब्सटेंस इज कंसनट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, तो एड्जॉर्प्शन के अंदर केवल सरफेस पर ही होगा। एंड लाइक एग्जांपल इज वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, ठीक है ना। एक सिलिका जेल जो होता है वो क्या करता है, एड्जॉर्प्शन करता है वाटर वेपर्स का, एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। जबकि हमारे पास में देखें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है। द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की तरफ हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो इसको अपने एब्जॉर्प्शन नाम देते हैं। फिर हमारे पास में वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। CaCl2 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बल्क फिनोमिना है, तो बल्क फिनोमिना में जिसमें बी आ रहा है वो वाला टर्म आपको यूज़ करना है। तो एब्जॉर्प्शन में बी आ रहा है और एड्जॉर्प्शन में डी आ रहा है आपके पास में। डी का मतलब आपके पास में सरफेस फिनोमिना है वो, ठीक है ना। डी का मतलब सरफेस फिनोमिना, बी का मतलब बल्क फिनोमिना। तो एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना एंड कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को अपने अंदर पूरा एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर्स को इवनली। तो यहाँ पे हमारे पास में बनता है CaCl2 डॉट 6H2। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, हमसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि CaCl2 डॉट 6H2O जो है क्या ये मिक्सचर है या फिर ये सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। तो आपको बोलना है बेटा दिस इज़ ए कैटेगरी ऑफ मिक्सचर, दिस इज़ ए कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑल अराउंड द CaCl2 सब्सटेंस। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल इज क्रस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो क्रस्ट जो कार्बन होता है, मतलब आपने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में पाउडर फॉर्म में ले आए हैं, तो पाउडर जो फॉर्म होती है आपके पास में दैट इज़ नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल। तो पाउडर्ड चारकोल इज़ नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल। आपने जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में भी सुना होगा, जैसे क्रीम के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फेस वॉश के भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसमें एक टर्म लिखा होता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है, उसके अंदर आपने क्रश करके चारकोल डाला हुआ है, तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल हम बोलते हैं। और वो कुछ अच्छा एड्जॉर्प्शन करता है, किसका, इम्प्यूरिटीज़ का एड्जॉर्प्शन कर लेता है फ्रॉम वाटर। तो जब अगर ये आपके पास में फेस वॉश में होगा तो जो भी इम्प्यूरिटीज़ आपके सरफेस पे जो कलेक्ट हो रही है, फेस पे जो कलेक्ट हो रही है, उनको ये अच्छे से एड्जॉर्ब करके ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक चैनल है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए आप आराम से, आपके पास में ये जो बीच में जो पोर्शन है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है बेटा, और ये फिल्टर्स वगैरह में भी यूज़ होता है। प्योर वाटर को जब अपने पास करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल में से, तो ये क्या करता है, ये एड्जॉर्प्शन कर लेता है इम्प्यूरिटीज़ का और आपको प्योर वाटर दे देता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये होता है। वाइल एब्जॉर्प्शन क्या है, इसका एग्जांपल देंगे, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमें ये पता है कि जो ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है बेटा। जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई होती है वो गैस उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पे कोई गैसियस मिक्सचर है जिसमें ए और बी मिक्स्ड है, जिसमें ए की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा है और बी की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम है। तो ए इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर ए इज़ मोर सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, ए एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे अपने पास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर ए एब्जॉर्ब हो गया, और बी जो है आपको वो आउटसाइड द कंटेनर, आपको बी जो मिलेगा वो आउटसाइड द कंटेनर मिलेगा, क्योंकि बी इज़ लेस सॉल्युबल, तो जो लेस सॉल्युबल है वो कहाँ मिलेगा, आपको बाहर मिल जाएगा, और जो मोर सॉल्युबल है वो आपको वाटर के साथ में एब्जॉर्ब हुआ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अगला है मेरे पास में डिसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ऐसी भी टर्म्स होती है, डिसॉर्प्शन भी होती है एक टर्म और एक होती है सॉर्प्शन।
तो डिसॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की सरफेस पर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडजॉर्ब्ड थे पहले। तो अभी मेरे को यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको हटाने का जो प्रोसेस है उससे हम क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन बोलते हैं बेटा। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम केवल यहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं एटम्स को, रिमूव कर रहे होते हैं इनको, तो रिमूव करते हैं तो उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। वेयर एज अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में रिमूवल के साथ साथ एड्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, ठीक है ना, और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों जब होते हैं आपके पास में, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आपके पास में सॉर्प्शन की बात करी जाए तो सॉर्प्शन होता है आपके पास में जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, एक साथ में हो रहे हो, उससे क्या बोला गया है? उसे साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं? अपने सॉर्प्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो दो टर्म है आपके पास में, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस, दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। और सॉर्प्शन इज जिसमें आपके पास में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हमारे पास में दो पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया है। जो भी एडजॉर्प्शन होता है वो आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। दो टाइप के एडजॉर्प्शन है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है बेटा? इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स between nature of attractive force between adsorbent and adsorbate, adsorbent and adsorbate, adsorbent and adsorbate के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका नेचर अलग अलग होता है बेटा। तो उसके बेसिस पे हमारे पास में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। देखो, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ध्यान से समझना बेटा, केमिकल एड्सॉर्प्शन तो होता है केमिकल बॉन्ड का बनना, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है हमारे पास में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता उसके अंदर, एंड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, और ये क्या होता है? ये बस एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड बॉन्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड कौन होता है? बॉन्ड तो हमारे पास में जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव बॉन्ड्स हैं आपके पास में, इनके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हैं जिनको अपने बॉन्ड बोलते हैं बेटा। तो बॉन्ड और फोर्स में थोड़ा सा फ़र्क है इंग्लिश का, कि बॉन्ड एक रिलेटिवली एक हायर वैल्यू को हम बोलते हैं और फोर्स हम रिलेटिवली एक लोअर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपके पास में एक रिलेटिवली लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसे आप बोलते हो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। तो दिस इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, whereas chemical adsorption it is caused by chemical bond formation। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा। जैसे एग्जांपल अगर लें तो कोवलेंट बॉन्ड, एग्जांपल अगर आप लो तो क्या हो सकता है यहाँ पे? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड से आप क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे आप एड्सॉर्प्शन शो कर सकते हैं। देन हमारे पास में फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बेटा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। क्यों स्पेसिफिक नहीं होता? बिकॉज कोई भी गैस मॉलिक्यूल होता है वो आपका सबसे पहले एड्सॉर्ब होता है सरफेस पे वाया इट्स वंडरवॉल फोर्स। तो जो भी आपके पास में गैसेस होती है, गैसेस हमेशा ही क्या शो करती है बेटा? गैसेस ऑलवेज शो वंडरवॉल फोर्स, हमेशा ही वंडरवॉल फोर्स शो करेगी। और वंडरवॉल फोर्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई गैस ऐसी है कि मतलब वो शो ही नहीं कर रही है, ऐसा कोई भी नहीं है। वंडरवॉल फोर्सेस सारी की सारी गैसेस शो करेगी, और बस उनका जो अट्रैक्शन का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। पर वो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी गैस ऐसी है जो एड्जॉर्ब नहीं होती है, ऐसी कोई भी गैस नहीं है, सारी गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर गैस ही आएगी तो ही वो क्या होगा? एड्जॉर्ब होगा। जबकि आपके पास में केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है आपके पास में? वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है बिटवीन द सरफेस एंड द गैस मॉलिक्यूल। गैस वंडरवॉल फोर्स से नहीं, गैस का जो होगा वो
सरफेस के साथ में बॉन्ड बनाना होगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है बेटा, जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एक कंडीशन होती है बॉन्ड बनने की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ में कोई भी गैस बॉन्ड बना सकती है, हर एक के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकती। तो एक कंडीशन होती है बॉन्ड बनाने की। तो बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है, तो हर एक गैस क्या करती है, बॉन्ड नहीं बना सकती है विद द सब्सटेंस। तो जो कैटलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है बेटा। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे आपने कोई सॉलिड कैटलिस्ट सुना, वो कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन में नहीं सुना, इसका मतलब स्पेसिफिक होता है। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। उसमें क्या होता है, गैस बॉन्ड बना रही होती है कैटलिस्ट के साथ में, तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। सो कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन के लिए सेम नहीं यूज कर सकते हो, हर एक रिएक्शन का कैटलिस्ट डिफरेंट होता है। सो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनाती है गैस, कुछ केमिकल बॉन्ड बनाती है गैस विद द कैटलिस्ट, ठीक है ना, विद द कैटलिस्ट। सो इट इज कॉल्ड एज केमिकल एडजॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। तो हम बोल सकते हैं ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये स्पेसिफिक होता है एंड इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। अगर एक बार एडजॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद में वो एक प्रोडक्ट बना के, एक नया प्रोडक्ट बना के ही वो रिमूव हो सकती है गैस, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरी है दैट इट इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसलिए भी है क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द गैस। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण ये इरिवर्सिबल हो रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल फोर्स है। तो वंडरवॉल फोर्स इज ए वीक फोर्स। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों एट ए टाइम कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। सो इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन, वेयर एज केमिकल एडजॉर्प्शन इज irreversible in nature. Based on nature of gas, more easily liquefiable gases are adsorbed readily. It depends on nature of the gas का मतलब ये नहीं है कि कुछ गैसेस करेंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, सारी गैसेस एड्जॉर्प्शन करेंगी। बट दैट गैस विच इज़ मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस आर एब्जॉर्ब्ड रेडिली। मतलब जैसे आपके पास में एक गैस है, जैसे मान लीजिए O2, और एक गैस है हीलियम, और एक गैस है आपके पास में CO2। इन तीनों में आपको अगर लिक्विफिकेशन का ऑर्डर पता है तो आप यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का भी ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है ना। यही तो आपको समझना है कि हीलियम जो है वो, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो इसका जो लिक्विफिकेशन का जो ईज होता है वो कम होता है। फिर O2 है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। हीलियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट जो होता है हीलियम का 4 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, तो ये ज़्यादा बड़ी गैस हो गई। और CO2, इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या जिसका सरफेस ज़्यादा होता है, आप देखो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वही गैस क्या होती है, ज़्यादा इजीली लिक्विफाई होती है, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे यही समझना है आपको कि जो गैस ज़्यादा इजीली लिक्विफाई होती है वही उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन भी शो करती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। वेराज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस, ये भी गैस पे नेचर पे डिपेंड करती है। गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्जॉर्प्शन, गैसेस जो रिएक्ट कर सकती है कैटलिस्ट के साथ में, वही कैटलिस्ट के साथ में क्या होगी, केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करेगी। तो ये भी स्पेसिफिक आपके पास में होता है, और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट होता है कि ज़्यादा होगा या कम होगा एड्जॉर्प्शन, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है बेटा कि ज़्यादा आपके पास में होगा या कम होगा। तो ये आपके फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस ज़्यादा इजीली एड्जॉर्ब हो जाएगी। वेयर एज इसमें हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर गैस रिएक्ट करेगी तो ही एड्जॉर्ब होगी। तो ये भी क्या है, नेचर ऑफ द गैस पे ही डिपेंडेंट होती है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि दोनों ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट रहते हैं आपके पास में। जो ज़्यादा, मतलब इसमें तो क्या है कि आपके पास में स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना, नॉट स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। वेयर एज ये जो है आपके पास में केमिकल एड्जॉर्प्शन, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। ये सारी गैसेस
केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकती है, इसलिए स्पेसिफिक भी होता है। नेचर ऑफ गैस पे दोनों ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना, दोनों ही डिपेंडेंट है, पर एक स्पेसिफिक होता है और एक नॉन स्पेसिफिक होता है। वंडरवॉल एब्जॉर्प्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स वाला नॉन स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब देखो वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, मैंने आपको बताया उसका नेचर क्या होता है, वीक होता है। तो वीक नेचर होता है, तो उसके अंदर जब वो एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा, जब एक मोल मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होते हैं, तो वहाँ पे निकलते हैं बेटा -30 टू -40 किलो जूल एनर्जी। वेयर एज इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा बेटा। बॉन्ड और फोर्स में फ़र्क है बेटा। फोर्स क्या है, फोर्स आपके पास में एक वीक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए 20 से 40 ही किलो जूल एनर्जी निकल रहा है पर मोल। पर बॉन्ड जो है वो एक ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो इसलिए ये 80 से 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये इवॉल्व करता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में है कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। सो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एड्जॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ में। वेराइज हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एड्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे अपने पास में टेम्परेचर का इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है। आप अगर देखेंगे बेटा तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब एड्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो वो अपनी रैंडमनेस जो है, वो रैंडमनेस अपनी कम कर रहे होते हैं, रैंडमनेस उनकी कम हो रही होती है। जैसे मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग दिशा में है, तो ये रैंडम मूव कर रहे हैं। जबकि जब ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं किसी बेड पे, किसी कैटलिस्ट बेड पे, तो ये क्या करते हैं, इनका रैंडम मोशन रुक जाता है, ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड हो जाते हैं, लेस रैंडम हो जाएंगे। तो लेस रैंडम होते हैं तो इनमें हम बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, या चेंज इन रैंडमनेस, रैंडमनेस कम हुआ है तो फाइनल अगर कम वैल्यू है और इनिशियल अगर ज़्यादा वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू अगर कम है फाइनली, क्योंकि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया है, तो आपके पास में कम में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। साथ में मैंने आपको बताया ये जो एंथैल्पी जो होता है, इसमें देखो एंथैल्पी कितना है, -20 और -40, तो ये -40 और -20 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वैल्यू को। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है। तो जो भी एड्जॉर्प्शन होता है वो आपको ध्यान रखना है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। तो अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव है, तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई भी प्रोसेस होता है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो देखो डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और टी डेल्टा एस मिलके क्या हो गया बेटा, टी डेल्टा एस मिलके बताओ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अगर मैं टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो at high temperature gives free energy is positive, and if gives free energy change is positive, then ये process क्या होगा, then this process will be non-spontaneous, दिस प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बच्चों। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं, इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या बोलते हैं, कि आप टेम्परेचर लो रखो ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू कम बने, यहाँ पे देखो ऊपर, ये पॉजिटिव वैल्यू कम बने और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बने। तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा कब बनेगी आपके पास में, जब आपके पास में क्या होगा बच्चों, जब आपके पास में टेम्परेचर क्या होगा, हाई की जगह क्या हो जाए, लो हो जाए। तो अगर यहाँ पे हाई की जगह लो हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाई की जगह अगर लो हो जाएगा तो यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और लो टेम्परेचर पे अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आपके पास में गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये होता है देन दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो कि लो टेम्परेचर पे फेवरेबल कंडीशन होती है एड्जॉर्प्शन की। वेयर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए वो देखता हूँ, वो दिखाते हैं हम आपको। तो ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड से रिलेटेड है।
तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो। और आपने पढ़ा है कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी पावर, ठीक है ना, 1। तो के जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेटा। तो के जो होता है के इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, के इंक्रीज होता है बेटा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में अगर के इंक्रीज होगा तो आपके पास में ये जो होगा ये प्रोसेस टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट बढ़ेगी आपकी, के बढ़ेगा। और के क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो आगे दोनों पॉइंट समझ में आपको, चलें आगे। जी इज नीडेड, जो आप वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना है जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ये तो केवल एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। जबकि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास में एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे देयर इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ये भी इंक्रीज होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बेटा उतना ही क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज। तभी तो आप जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट जब फेस वॉश के देखते हैं तो वहाँ पे एक टर्म लिखा होता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब अभी भी मैंने बताया था, बताओ बच्चों क्या होता है एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब, क्या होता है, कैसा चारकोल होना चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए बताओ, पाउडर्ड, है ना। तो हमारे पास में पाउडर्ड जो होता है उसमें एक्टिविटी उसका ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास में मोर नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल होती है फिर, ओके। फिर हमारे पास में लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ए मल्टी मॉलिकुलर लेयर फिनोमिना। इसमें क्या होगा आपके पास में बेटा, वंडरवॉल अट्रैक्शन कई लेयर्स तक लग सकता है। जैसे मान लीजिए एक लेयर मेरे पास में, ये आप डायग्राम देखें नीचे, एक लेयर मेरे पास में मान लीजिए ये है। अब क्या यहीं तक ही ये सीमित होगा, अच्छा इसके ऊपर नहीं हो सकता, तो ऊपर भी हो सकता है, एक लेयर और हो सकती है, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर नहीं होगी। उसको अपने बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, उसको अपने क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डिफ्यूज लेयर। तो कई लेयर बन सकती है। बाहर वाली लेयर को डिफ्यूज लेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ईजिली क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे कई लेयर बन जाती है हमारे, क्योंकि है तो अपने पास में देखो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, तो सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स कुछ डिस्टेंस तक एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमिना होता है। वेयर एज यूनिमॉलिकुलर लेयर फिनोमिना जो होता है हमारे पास में, उसमें क्या होता है आपके पास में केवल सिंगल लेयर बनती है बेटा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो कैटलिस्ट है उसके साथ में केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमिकल बॉन्ड तो एक के साथ में बन सकता है, अनेक के साथ में तो बन नहीं सकता। जैसे आपने देखा हुआ है कि जैसे कार्बन है तो कार्बन की एक फ्री एंड है, मान लो डायमंड है, डायमंड का ये मान लो ये आपके पास में ये डायमंड है और कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो एक की तो फ्री वैलेंसी हुई, तो एक फ्री वैलेंसी हुई तो यहाँ पे आपके पास में एक मॉलिक्यूल जो होगा वो आपके पास में एड्जॉर्ब हो गया। अब एड्जॉर्ब नहीं हुआ, बॉन्ड बनाया उसने, किस टाइप का, केमिकल। तो केमिकल बॉन्ड बनाता है तो केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक होता है बेटा, ये झुंड में नहीं बनता है केमिकल बॉन्ड, ये केवल 1 on 1 होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, केवल सिंगल लेयर फिनोमिना है। ठीक है ना, सिंगल लेयर फिनोमिना है। तो ये हमारे पास में डिफरेंसेस हैं बेटा किसके बीच में, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। आई होप आपको ये लेक्चर